नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। पिछली क्लास की तरह आज भी एनर्जेटिक बने हुए हैं। तो हमारे साथ आज अब पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। जैसा कि हमने पिछले क्लास में हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अर्थव्यवस्था के विषय में मैंने आपको अच्छे से बताया था। और मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमें दो टॉपिक पढ़ना है अभी, हड़प्पा सभ्यता का पतन और उद्भव का सिद्धांत, जिसके लिए कई सारे मत, कई सारे डिबेट होते रहते हैं, कई सारी बहसों का विषय बना हुआ है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसको लेकर बात करते हैं हम पहले इसके उद्भव को। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विषय में अगर बात की जाती है तो ये देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस देश की है, कहाँ से उपजी, इसके जन्म के पीछे का रहस्य क्या है, ये सब सारी चीज़ों पर सवाल बने रहते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर और साथ ही हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, क्या हम बता रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। अब हमने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता देसी थी या विदेशी थी, कैसी थी, इसके विषय में हमारे पास जानकारी नहीं है। इसको कई सारे इतिहासकारों ने, कई सारे विद्वानों ने इस पर अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी साक्ष्यों के आधार पर मत दिए हैं कि हाँ, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव यहाँ से हुआ था, हड़प्पा सभ्यता ऐसी थी, इसके पीछे के उपजने के या जन्म होने के पीछे के कारण ये थे। उस जितने कारण इन्होंने बताए हैं उस पर हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। पहले हम किस पर बात करेंगे? पहले हम बात करेंगे विदेशी उत्पत्ति। किस पर? विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत पर। किस पर? विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में हम बात करेंगे। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत पर कौन कौन आते हैं, कौन कौन विद्वान हैं हमारे प्रतिपादक, मुख्य प्रतिपादक? मुख्य प्रतिपादक के रूप में हमारे गॉर्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर कौन आते हैं? इन्होंने क्या क्या अपने टिप्पणी में, अपने आलेख में क्या लिखा, बताया इन्होंने। पहले कौन है? मॉर्टिमर व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड। गॉर्डन चाइल्ड और इसी में आते हैं हमारे केमर और डी कौशाम्बी भी विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में आते हैं। उन्होंने अपना विदेशी सिद्धांत में बताया है। केमर, डी कौशाम्बी, इन्होंने किस प्रकार का मत दिया है? इन्होंने विसरणवादी मत। अब विसरणवादी मत क्या है, इसके पीछे के रहस्य क्या है कि विसरणवादी सिद्धांत यानी सांस्कृतिक विसरण हुआ, इसी से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ। तो हम इस पर समझेंगे कि हाँ, कि विसरणवादी सिद्धांत किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता से मेल खाता है, किस प्रकार ये उससे संबंधित है, उसमें कितनी समानता है जो इन इतिहासकारों ने दिया, इनके तथ्यों पर कितनी समानता देखने के लिए मिलती है अन्य सभ्यताओं से। जैसे इन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता का विसरणवादी सिद्धांत से क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्या? किस पर? विसरणवादी सिद्धांत, यानी कहा जाए तो सांस्कृतिक विसरण। अब सांस्कृतिक विसरण क्या है? इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता
मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो जनक हैं वो क्या हैं, एक ही हैं। और इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया के लोगों ने किया है। किस प्रकार किसने किया, मेसोपोटामिया के मेसोपोटामिया के लोगों ने इसका निर्माण, इसका विकास किया है। विसरण वाले सिद्धांत में कहा जाता है कि मेसोपोटामिया का सांस्कृतिक विसरण किस प्रकार हुआ कि मेसोपोटामिया के, और किस प्रकार इन्होंने किस आधार पे कहा कि मेसोपोटामिया का जो हड़प्पा सभ्यता को जो विकास हुआ है वो मेसोपोटामिया के सांस्कृतिक विसरण का उसके द्वारा हुआ है। किस आधार पर इन्होंने आधार अपने प्रस्तुत किए, क्या क्या, अन्नागार, गढ़ी जिसे टीला कहते हैं, गढ़ी और मंदिर, ये सारी चीज़ों के आधार पर इन्होंने क्या कहा कि यहाँ के लोगों ने, मेसोपोटामिया के लोगों ने के द्वारा वहाँ के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता में आए, भारत में आए, और किस आधार पे कहा कि वहाँ की, जैसे वहाँ निर्मित थी मेसोपोटामिया में अन्नागार देखने के लिए मिलते हैं, गढ़ी किला देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के आधार पर कहा कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता का क्या किया है, विकास किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो सांस्कृतिक समानता है, यहाँ पर कुछ समानताएं देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन आज के स्वरूप में वर्तमान में इस मत को, जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत है, इस मत को बिल्कुल भी नहीं माना जाता। अब ये क्या बात हुई कि माना क्यों नहीं जाता? इतने सारे विद्वानों ने मत दिए हैं, तो इसके पीछे क्यों नहीं माना, इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे भी कुछ कारण होंगे ना कि हाँ भाई, इतने सारे विद्वानों ने मत दिए और उसको आपने कहा कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया से संबंधित किस प्रकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब वो आधार क्या थे जिसके आधार पर नहीं माना गया? तो आधार क्या थे? ये तो हमें समानता देखने के लिए मिलती है, किसमें? मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिलते हैं? अन्नागार देखने के लिए मिलते हैं, विशाल स्नानागार देखने के लिए मिलते हैं, आदि सारी चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती हैं। लेकिन ये इतने ही बिंदु जो हैं, ये तो किसी चीज़ के लिए पर्याप्त तो है नहीं, किसी भी सभ्यता के जन्म लेने के लिए पर्याप्त तो है नहीं कि मेसोपोटामिया के लोगों ने ही वहाँ, जैसे ये सारी चीज़ें वहाँ बनी हुई थी, मेसोपोटामिया में ऐसी व्यवस्था, सांस्कृतिक निर्माण देखा जाता है, वहाँ भी थोड़े बहुत बिंदु हड़प्पा सभ्यता में उसी के अनुरूप देखे जाते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है? मेसोपोटामिया में क्या है, जो वहाँ के नगर नियोजन थे वो क्या थे? अस्त व्यस्त थे। क्या थे? अस्त व्यस्त थे। दूसरी चीज़, हड़प्पा सभ्यता में क्या है? हड़प्पा सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? यहाँ की नगर नियोजन की व्यवस्था के नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। और किस रूप में जानी जाती है? और यहाँ क्या देखा जाता है? सड़क निर्माण, ठीक। और मेसोपोटामिया की मोहर कैसी थी? बेलनाकार मोहर थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की मोहर की जब बात की जाती है तो हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस प्रकार थी? हड़प्पा सभ्यता की मोहर हमने कल की क्लास में बताया था कि वो वहाँ की मोहर वर्गाकार और आयताकार के रूप में देखने के लिए मिलती है। और देखा जाता क्या है कि वहाँ की जो लिपि है, कहाँ की? मेसोपोटामिया की जो लिपि है, वहाँ की लिपि किलाच्छर लिपि में है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है? हमने कल ही बताया था, चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक है। लेकिन मेसोपोटामिया की जब बात की जाती है तो यहाँ की लिपि किस प्रकार थी? किलाक्षर, ठीक। क्या थी? किलाक्षर। और कई सारी असमानताएं हैं, वहाँ के औजार, मृदभांड, ये सारी चीज़ें क्या हैं? इसके आधार पर कहा गया कि नहीं, मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का जो है विकास नहीं हुआ। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया में क्या देखने के लिए हमें मिलता है? यहाँ पर मकान या जो आवास थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। इनके क्या किया गया था? कच्ची ईंटों का प्रयोग है। और हड़प्पा में क्या देखने के लिए हमें मिलता है? पक्की ईंटों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है।
लेकिन हमने क्या बताया कि हड़प्पा सभ्यता में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। वहाँ की मोहरे से भिन्न है और वहाँ की मृदभांड भी भिन्न है, यहाँ से आवास भी वहाँ से भिन्न है। वहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के आवास थे ये ग्रिड प्रणाली में बनाए जाते थे, बहुत ही इसका पैटर्न अलग था, लेकिन वहाँ की जो आवास थे बहुत अस्त व्यस्त तरीके से बनाए जाते थे। हड़प्पा में सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाता था। ठीक, ये सारी चीज़ें थे। इसको न मानने के लिए इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। क्या किया गया, अस्वीकार। क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक, तो ये था हमारा विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत, जिसको कई सारे विद्वानों ने उसको दिया और इसी के साथ इसको क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक, अब इसी में हम क्या देखते हैं, आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में हम देखते हैं। क्या देखेंगे, आर्यों की उत्पत्ति के विषय में। जब आर्यों वाले जो आए थे, आर्य के विषय में जो जिन्होंने सिद्धांत दिया, जिसमें आते हैं लक्ष्मण स्वरूप सहाय, रामचंद्रन, ये सारे विद्वानों ने क्या कहा कि आर्यों द्वारा संस्कृति का जन्म हुआ, हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ। अब हम आते हैं किस पर, आर्यों द्वारा क्या है, दूसरा क्या है, आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, हम पढ़ क्या रहे हैं, आर्यों द्वारा उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन थे, प्रतिपादक के रूप में हम किसे जानते हैं, लक्ष्मण स्वरूप सहाय, दूसरा रामचंद्रन। ये सारे इतिहासकारों ने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है ये आर्यों के द्वारा हुआ है, लेकिन आज के वर्तमान समय में क्या है, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया है। अब अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन इसमें क्या आधार थी, किस आधार पर इसको अस्वीकार कर दिया गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया, जिसे लक्ष्मण स्वरूप सहाय रामचंद्रन ने दिया ये मत। अब बात आती है, आपने अभी तो अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत वैदिक काल, तो वैदिक काल हमें कब से देखने के लिए मिलता है, 1500 BC से। ठीक, देखने के लिए मिलता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता बहुत पहले की है। ठीक, ये कब आते हैं, 1500 BC में आते हैं। कब आते हैं, 1500 BC में आते हैं। और दूसरा चीज़, जो वैदिक काल के लोग थे, वैदिक संस्कृति कैसी थी, ग्रामीण थी। क्या थी, ग्रामीण थी। इसी के साथ ये क्या करते थे, खानोब दोष जीवन व्यतीत करते थे। यानी ये ग्रामीण थे और घूम घूम कर पशु पालते या आदि सारी चीज़ें करते थे। इनका मतलब ग्रामीण थी। लेकिन जब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता मैंने बताया है कैसी थी, शहरी सभ्यता थी, या आप नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। ठीक, इसी के आधार पर इसमें क्या है, हमें असमानता देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसे क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया। ठीक, अब दूसरे पे आते हैं हम कोई किस पर, द्रविड़ों के क्या है, द्रविड़ों के उत्पत्ति का
द्रविड़ों द्वारा सिद्धांत। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके प्रतिपादक कौन थे? हालांकि इसे भी अस्वीकार कर दिया गया है। क्या किया गया है? अभी हम आते हैं क्यों अस्वीकार कर दिया गया। इसके प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक के रूप में हमें देखने के लिए मिलते हैं राखालदास बनर्जी। कौन? राखालदास बनर्जी। इन्होंने क्या अपना मत दिया द्रविड़ों से उत्पत्ति के सिद्धांत के विषय में? राखालदास बनर्जी ने क्या कहा? इन्होंने यहाँ हड़प्पा सभ्यता में पाए गए साक्ष्य में, जिसमें यहाँ की देवी देवताओं की मूर्तियाँ, लिपि और देवी लिंग उपासना, पूजा पद्धति के आधार पर इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है द्रविड़ों द्वारा हुआ है। द्रविड़ों ने इसका हड़प्पा सभ्यता का जन्म दिया है, इसका विकास किया है। क्योंकि वहाँ की जो द्रविड़ में है, क्योंकि यहाँ की कुछ समानताएं जो हैं वहाँ की सभ्यता में देखने के लिए हमें मिलती हैं। लेकिन इसको अस्वीकार करने के पीछे के मत क्या थे, वो कारण क्या थे, उसको भी हम देख लें। इसमें क्या है कि जो द्रविड़ थे ये भी ग्रामीण थे। क्या थे? ग्रामीण थे। लेकिन हमने क्या बताया, हड़प्पा कैसी थी? हड़प्पा शहरी थी। इसीलिए द्रविड़ों की उत्पत्ति के सिद्धांत को भी क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया। राइट। अब इसके बाद अब आगे आते हैं कौन? हमारा स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसे आज सर्वमान्य क्रमिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या है? स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन कौन है हमें देखने के लिए मिलते हैं? इसके प्रतिपादक के रूप में रोमिला थापर। कौन? रोमिला थापर, अमलानंद घोष, अल्चिन दंपति। ये इतिहासकारों ने इसे ही क्रमिक सिद्धांत का नाम दिया जाता है, इसे ही स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। यानी यहीं भारत में इन्होंने अपने मत कैसे दिए, किस प्रकार इन्होंने कहा कि हाँ स्वदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत से क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है, जो शहरी है, आज हम शहरी सभ्यता के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पहले शहरी नहीं थी। ये पहले गांव थी, गांव से अर्ध शहर बनी, अर्ध शहर से शहर बनी। इसको इन्होंने किस रूप में प्रस्तुत किया? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको दिखाया, प्रस्तुत किया। इसीलिए इसे क्या कहा गया? इसे सर्वमान्य मत, सर्वाधिक लोकप्रिय मत माना जाता है। इन्होंने उस संस्कृति का विकास किन स्थानों पे देखा? इन्होंने कहा कि राजस्थान के सोथी और कालीबंगा, इसी के साथ बलूचिस्तान के कुल्ली और नाल, और सिंध के आमरी और कोटदीजी आदि ग्रामीण संस्कृतियों से क्या हुआ? इसका हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए इन्होंने सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने इसको साक्ष्यों के आधार पर भी दिखाया, इसीलिए इसे सर्वमान्य मत माना जाता है। ठीक, क्या है? लिख लो कहाँ से? राजस्थान के सोथी संस्कृति जैसे कहते हैं, वहीं से गांव से शहर, शहर से अर्ध शहर से शहर से रूप में विकास हुआ है। सोथी और
कालीबंगा, बलूचिस्तान से, कुल्ली, नाल और सिंध की क्या है, आमरी, कोट दीजी। ये जितनी ग्रामीण संस्कृतियाँ थीं, इन्हीं से हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक रूप से विकास हुआ और इसको प्रस्तुत किसके आधार पर किया गया, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको दिखलाया गया। इसीलिए इसे क्या किया गया, मान्य, स्वीकार मत है ये। ठीक, तो ये थे, हमने किसके बारे में बात किया, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विषय में। हमने जान लिया कि इसको कितने सारे मतों ने, कितने सारे विद्वानों ने इस पर चर्चा किया, इस पर प्रकाश डाला कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, कहाँ की है। तो इसके लिए आज जो मानी जाती है वो क्या है, स्वदेशी उत्पत्ति, यानी क्रमिक रूप से सिद्धांत का जो मत है इसे ही माना जाता है। ठीक, अब हमारा एक टॉपिक और बच जाता है, वो क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में। हड़प्पा सभ्यता के पतन के भी विषय में इसी प्रकार किस प्रकार पतन हुआ, इसके पीछे के कारण क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता बाद के समय में ये गायब हो गई, इसका नष्ट हो गई, वहाँ की संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति का विनाश हो गया। इसके पीछे भी कई सारे विद्वानों ने क्या दिया है, अपने अपने मत दिए हैं। ठीक, अब हम उस पर आते हैं, क्या, हड़प्पा सभ्यता का पतन। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर कई सारे इतिहासकारों ने इस पर अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले मत हम क्या देखेंगे, बाढ़ द्वारा पतन, उसी में आते हैं हम जलवायु परिवर्तन। कई सारे विद्वानों ने इसको लेकर, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर कई सारे विद्वानों ने अपने अपने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। जैसे पहले बाढ़ द्वारा पतन, नदियों का सूख जाना पतन इसके द्वारा हुआ, और उसी के साथ मलेरिया, जिसको कैनेडी देते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें नष्ट होने के, जब उन्होंने सर्वेक्षण किया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने भी मृतक हैं उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति की मृत्यु किसी कारणवश हुई है, बाकी अन्य की मृत्यु जो है वो मलेरिया या महामारी के कारण हुए है। ठीक, उसी में हमारे आर्य आक्रमण के विषय में भी बात की जाती है, जलवायु परिवर्तन के विषय में बात की जाती है, पारिस्थितिकी के विषय में बात की जाती है। जैसे गुरदीप सिंह, इसको सर्वमान्य मत आज के समय में माना जाता है, जिसको कहा जाता है जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक, तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले क्या आता है, बाढ़ द्वारा पतन। पहले कौन आते हैं इसमें, मार्शल, जो सिद्धांत दिए पहले मार्शल, उसके बाद मैके, उसके बाद SR राव, जो लोथल सभ्यता की खोज, लोथल स्थल की जिन्होंने खोजा, वो कौन थे इतिहासकार, SR राव, जो भोगवा नदी पर उपस्थित है, ठीक, किनारे स्थित है। इन्होंने क्या दिए, बाढ़ द्वारा सिद्धांत कैसे दिए। इन्होंने बाढ़ के साक्ष्य देखे, जब कहीं किसी भी जहाँ पे बाढ़ आती है तो वहाँ जल सूखने के पश्चात एक बाढ़ का मैदान बन जाता है। उच्च साक्ष्यों के आधार पर इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के द्वारा संस्कृति का विनाश हुआ। इन्होंने साक्ष्य कहाँ से दिए, इन्होंने मोहनजोदड़ो से साक्ष्य उपस्थित किए। दूसरा, इन्होंने चनहुदड़ो, और इन्होंने
लोथल। इन्होंने जितने भी इतिहासकार थे, विद्वान थे, इन्होंने इन सभी स्थलों से बाढ़ के रूप में एक मैदान को पाया और कहा कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति का विनाश किसके द्वारा हुआ? बाढ़ के द्वारा हुआ। ठीक। दूसरे कौन है हमारे? नदियों द्वारा, नदियों का सूख जाना। क्या है? नदियों का सूख जाना। नदियों के सूख जाना में कौन विद्वान है? डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष। इन्होंने क्या कहा? क्योंकि नदियों का सूख जाना से हमें ये बात समझ में आती है क्या कि हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश आबादी क्या थी? नदियों के किनारे ही बसी हुई थी और उनका जो कृषि का एकमात्र जो साधन था कृषि को उपजाने के लिए, जो उसमें खेती करने के लिए जो एकमात्र साधन था वो नदियां ही थी, क्योंकि इनके पास कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था क्या है सिंचाई के लिए नहीं देखी गई है। धौलावीरा से मैंने बताया कि यहाँ एक जलकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो हमने क्या कहा कि यहाँ के सभ्यता के लोग अधिकांश नदियों के किनारे ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। और इनकी कृषि किस पर आधारित थी? नदियों पर ही आधारित थी। और जल पीने वगैरह की सारी चीज़ें क्या हैं? नदियों के माध्यम से ही इनका जीवन यापन होता था। अगर जब नदियाँ सूख जाएंगी तो और नदियों में क्या है? नदियों के किनारे इसलिए भी बसते थे क्योंकि लोग क्या करते थे? यहीं से व्यापार करते थे, विदेशों में व्यापार करते थे। व्यापार के माध्यम से इनकी जीविका का क्या होता था? जीविकोपार्जन होता था। और जल मार्ग के माध्यम से ही ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। स्थल मार्ग से भी करते थे और जल मार्ग से व्यापार के रूप में जब नदियाँ सूख गई तो क्या हुआ? इनके व्यापार में कमी आई। अंत में देखने के लिए मिलता है साक्ष्य में कि व्यापार में काफ़ी कमी आ गई नदियों के सूख जाने के कारण। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके द्वारा हुआ? नदियों के सूख जाने के द्वारा हुआ। ठीक। अब दूसरा आता है हमारा क्या? आर्य आक्रमण। क्या आता है? आर्य आक्रमण। ठीक। कौन आते हैं? आर्य आक्रमण। इसमें कौन विद्वान है? गार्डन चाइल्ड आते हैं और मार्टिवल व्हीलर आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है ये आर्यों के आक्रमण के द्वारा हुआ। इन्होंने क्या कहा इसमें? मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। सॉरी, थोड़ा क्लास में डिस्टर्ब हुई। क्या कहा हमने? मार्टिमर व्हीलर सॉरी, आर्य आक्रमण में मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड, इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे नरसंहार आर्य के द्वारा हुआ। काफ़ी सारे बहुत जघन्य तरीके से क्या हुआ? लोगों को मारा गया, काटा गया। उसी के कारण कि आधे से ज़्यादा यहाँ की आबादी क्या हुई? ख़त्म हो गई। इसीलिए क्या हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक। आर्य आक्रमण के बाद देखा जाता है कौन? मार्टिमर व्हीलर और गार्डन चाइल्ड। अब दूसरे आते हैं हमारे कौन? व्यापार में गिरावट। व्यापार में गिरावट कौन देते हैं? हमारे बहुत ही लोकप्रिय इतिहासकार आर्य शर्मा। इन्होंने कहा कि व्यापार में काफ़ी गिरावट आ गई। इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? जिसमें हमने कहा कि नदियों का सूख जाना आदि सारी चीज़ें से व्यापार में काफ़ी बड़े पैमाने पर गिरावट आई। क्या हुआ? जल मार्ग का सूख जाना और वहाँ से आवागमन की जो व्यापार के स्थल वाला और जल मार्ग वाला, इसमें काफ़ी कमी आई नदियों के सूखने से।
और लोगों का एक जो लिंक था विदेशों से नदियों द्वारा नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की नदी सूख गई। इस माध्यम से उनका व्यापार में गिरावट आई। ठीक, दूसरे आते हैं हमारे, मैंने क्या कहा, जलवायु परिवर्तन। पारिस्थितिकी तंत्र, इन्होंने, कौन है इसमें, गुरदीप सिंह। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया, इनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के कारण ही क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। अब उन्होंने किस प्रकार अपने मत दिए, इसके क्या क्या कारण बताए उन्होंने, उस पर हम एक बार देखते हैं। इन्होंने बताया कि इसके पूर्व में जब हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली थी, पर्याप्त रूप में वर्षा होती थी, और उनके मुहरों और मृदभांडों पर क्या देखा जाता है कि सदाहरित जानवरों का उल्लेख या अंकित देखने के लिए मिलता है। इससे क्या हमें पता चलता है कि वहाँ पे उन्होंने हरियाली और मौसम के विषय में काफ़ी ज़्यादा उनका क्या था, उनकी एक आजीविका का क्या हुआ करता था, साधन हुआ करता था। बाद के चरण में हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो धीरे धीरे वहाँ की जन संस्कृतियाँ क्या है, सिकुड़ना स्टार्ट हो गई, अंततः क्या हुआ, पतन हो गया। ठीक, ये कौन देते हैं, गुरदीप सिंह। इसी में क्या हमने शुरुआत में ही बताया कि महामारी के विषय में, कौन, महामारी से पतन हुआ, कौन दिया, कैनेडी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सर्वेक्षण किया और इसमें पाया, बताया कि वहाँ पे जितने भी मृत्यु हुई थी, वहाँ पे सिर्फ कुछ 2-4 व्यक्ति थे जिसमें किसी कारणवश मृत्यु हुई या और लेकिन बहुत सारे बहुतायात में जितने भी मृत्यु हुई हैं वो किस कारण हुई हैं, महामारी के कारण हुई हैं। ओके, तो ये था हमारा क्या, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर। और इसमें सर्वाधिक मान्य क्या है, जलवायु परिवर्तन। इन्होंने बताया साक्ष्यों के द्वारा कि हाँ, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार था हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर, क्योंकि उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर बताया कि हाँ, सदाहरित, उनके मुहरों सिक्कों में क्या, सिक्का तो था नहीं, उनके मुहरों में मृदभांडों में क्या था, काफ़ी मात्रा में सदाहरित होने वाले जो बाघ, हाथी, ये सारी चीज़ें क्या थी, अंकित की हुई थी। ठीक, क्योंकि हरी लगाव उनका काफ़ी ज़्यादा था, उनकी एक व्यापार और जीविका का एकमात्र साधन हुआ करता था। जो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, व्यापार में कमी आई, संस्कृति में धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म होते चली गई। ठीक, तो ये था हमने क्या पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता के पतन। ठीक, जो कि 2 टॉपिक हमारे बचे हुए थे जिसको हमने आज की क्लास में कवर कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और पतन को लेकर काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको पढ़ाया है। तो आने वाली क्लास में हम फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, जैसे कि वैदिक काल इसके बाद शुरू होगा, ऋग्वेद, उत्तर वैदिक काल, इस सारी चीज़ टॉपिक पर हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम महाजनपात पे चलेंगे, मौर्य एम्पायर पे जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे प्राचीन इतिहास को हम ख़त्म करते चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।